हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में आप लोगों को रोशनी बुक का चैप्टर 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है अफसाना अंग्रेजिया बाबू। और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं जो भी समझाऊँ वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करती हूँ। देखिए, चैप्टर है 7 और अफसाना है अंग्रेजिया बाबू। अफसाना का नाम क्या है? अंग्रेजिया बाबू। आपके बुक में 6 अफसाना है, जिसमें ये लास्ट अफसाना है अंग्रेजिया बाबू। अब देखिए, ये जो अंग्रेजिया बाबू अफसाना है, इसके मुसन्निफ यानी राइटर कौन हुए? तो हरि मोहन झा। राइटर कौन हुए? हरि मोहन झा। और ये जो अंग्रेजिया बाबू अफसाना है, यह किस जबान की कहानी है, यानी कि किस भाषा की कहानी है? तो मैथिली जबान की कहानी है, मैथिली भाषा की कहानी है। और ये मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बिहार में बोली जाती है। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। अब देखिए, ये अंग्रेजिया बाबू अफसाना में मतलब अंग्रेजिया बाबू अफसाना का सबसे मेन किरदार, मरकजी किरदार, मेन हीरो कौन है? तो मधुकांत। कौन रहता है? मधुकांत। इसी पर ये अफसाना बना हुआ है, मतलब इसका मेन किरदार मधुकांत है। अब देखिए, मतलब मधुकांत जो रहता है उसका मतलब मैथिली रिवाज के मुताबिक मधुकांत की शादी कम उम्र में ही हो जाती है, देहात इलाका में कम उम्र में हो जाती है। और ये जो मधुकांत रहता है, यह मतलब अपने आप को यह अंग्रेजी तहजीब की तरह सोचता है, जो हम ऐसे ये सूट पहनेंगे, ये करेंगे, हर चीज अंग्रेजी स्टाइल में करेंगे, यह अपने आप में सोचता है। तो ये मधुकांत की शादी हो जाती है कम उम्र में ही। उसके बाद ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगता है और हॉस्टल में ही रह के अपनी पढ़ाई पूरी करता है। तो इसकी शादी हो जाती है। हॉस्टल में ही मधुकांत सोचता है कि हम एक सूट बनवाए, पहनने के लिए एक सूट बनवाए। तो मधुकांत एक सूट बनवाता है। जब सूट बनकर तैयार हो जाता है तो यह सोचता है मधुकांत, जो इसे पहनकर और हम ससुराल जाए। कहाँ जाए? ससुराल जाए वो सूट कर पहनकर। तो होली के 4 दिन पहले ही डाकिया से एक लिफाफा आता है, यानी कि खत आता है। और वो खत कौन लिखती है? तो मधुकांत की बीवी लिखती है। वो खत मतलब होली के 4 दिन पहले ही आता है। और उस खत में लिखा रहता है कि होली में आप जरूर आइएगा, अगर आप नहीं आइएगा तो रंग में भंग हो जाएगी, होली कैसे मनाई जाएगी। और उस खत में यह भी लिखा रहता है कि उसका एक सारू रहता है, मधुकांत का एक सारू रहता है, नडुआर वाला। उस खत में नडुआर वाला के आने की भी खबर रहती है, जे होली में नडुआर वाला आपका सारू भी आएगा। तो यह खबर सुनकर ये जो मधुकांत रहता है बहुत ही खुश हो जाता है। इतना खुश होता है कि मत पूछिए, बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद यह वहाँ ससुराल जाने की तैयारी में लग जाता है। तो मधुकांत क्या करता है? हॉस्टल के सुप्रीडेंट से मिलकर और एक दरखास्त लिखता है, यानी कि एप्लीकेशन लिखता है। और उस दरखास्त में वो लिख देता है कि मेरी माँ बीमार है। झूठ का बोलता है। ससुराल जाने के लिए वो मतलब झूठ बोलता है कि मेरी माँ बीमार है और मैं 7 दिनों की छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो मतलब दरखास्त में लिख देता है 7 दिनों की छुट्टी लेना चाहता हूँ। और दरखास्त देकर हॉस्टल के सुप्रीडेंट जीवछ लाल दास को दरखास्त लिख देता है। और उसके बाद यह ससुराल जाने की तैयारी में लग जाता है मधुकांत। उसके बाद ससुराल जाएगा तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, कुछ लेकर वहां जाएगा ना। वो सोचता है, वो हमेशा नडुआर वाला का कंपटीशन करता रहता है, क्योंकि ये नडुआर वाला जो रहता है यह देहाती इलाका का रहने वाला रहता है। इसीलिए यह सोचता है हम तो नडुआर वाला की तरह तो नहीं है जो खाली हाथ ही ससुराल जाएंगे। तो मधुकांत ससुराल जाने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं रहता है। तो एक दोस्त से 20 रुपया कर्ज लेता है। एक दोस्त से कितना रुपया कर्ज लेता है? 20 रुपया।
और वो दोस्त को बोलता है जो मेरी माँ बीमार है और मैं अपने माँ के लिए दोस्त से बोल देता है जो मेरी माँ बीमार है उसके लिए ग्लूकोज बादाना और हॉर्लिक्स लेकर गांव जाना है। झूठ बोलता है मतलब अपने दोस्त से, और 20 रुपया कर्ज ले लेता है और खरीदता क्या है अपनी बीवी के लिए स्नो क्रीम, लिपस्टिक और जो भी होता है कुमकुम, जो भी मतलब मेकअप का सामान रहता है वो सब खरीद लेता है। और होली खेलने के लिए फुचकारी खरीदता है, रंग खरीदता है, ये सब मतलब होली खेलने के लिए खरीद लेता है मधुकांत अपनी बीवी के लिए खरीद लेता है। उसके बाद वो सोचता है उसको मतलब कपड़े का ख्याल आता है जब बीवी के लिए कपड़े भी ले जाना है, और तो कपड़े तो पसंद कर लेता है और कपड़े का दाम रहता है 45 रुपये। अब उसके पास तो पैसा नहीं रहता है तो वो इसके हॉस्टल के सुप्रीडेंट जीवछ लाल दास किसके पास जाता है, हॉस्टल के सुप्रीडेंट जीवछ लाल दास के पास जाता है। मतलब एकदम ही उदास बनकर जाता है और कहता है जो मेरे गांव से कल चिट्ठी आई है उसमें लिखा है जो कचहरी से 46 रुपये 15 आना वहाँ जमा करना है, आप मुझे पैसे दीजिए और मैं जब मेरा मनी ऑर्डर आएगा तो मैं आपको सारा पैसा लौटा दूंगा, जो पहला बकाया है सो और ये सभी पैसा मिलाकर मैं आपको लौटा दूंगा। तो हॉस्टल के सुप्रीडेंट जीवछ लाल दास बोलते हैं ठीक है अभी फिलहाल मैं तुम्हारा काम चला देता हूँ। तो जीवछ लाल दास से पैसे ले लेते हैं 46 पैसे ले लेते हैं और झूठ बोलकर, ये भी बात वो झूठ बोलता है मधुकांत झूठ बोलता है और पैसे लेकर और सीधे कहाँ जाता है फैंसी स्टोर जाता है और वहाँ कपड़े पसंद करके और वो क्या करता है ले लेता है। जब कपड़े मतलब खरीद लेता है तो जब बॉक्स में कपड़े और बाकी सामान को रखने लगता है तो उसे ख्याल आता है जो ये तो बॉक्स है मतलब ये सूटकेस तो ससुराल से मिला हुआ है और यही सूटकेस को ससुराल ले जाना सही नहीं है। तो वो सोचता है ससुराल लेकर जाएंगे तो वहाँ का लोग देखेगा तब बोलेगा यही सूटकेस है। तो वो सूटकेस एक दोस्त से मांगता है नर्मदेश्वर झा से। किससे लेता है सूटकेस, नर्मदेश्वर झा से सूटकेस लेता है और सूटकेस तो ले लेता है लेकिन उस सूटकेस पर लिखा रहता है एन झा। क्या लिखा रहता है एन झा। मधुकांत का पूरा नाम रहता है मधुकांत झा और इसे उस सूटकेस पर लिखा रहता है एन झा। तो वो सोचने लगता है इस पर तो एन झा लिखा हुआ रहता है, लेकिन यह मसला का हल वो अपने मन में ही सोच लेता है। वो सोचता है जो एम और एन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा जो एम का आखिरी हिस्सा मिट गया है, ये भी उसका मसला हल हो जाता है। सूटकेस भी ले लेता है लेदर वाला नर्मदेश्वर झा से। याद रखिएगा जो किससे क्या चीज लिया है क्योंकि एग्जाम में पूछ दी जाती है। तो सूटकेस किससे लिया, नर्मदेश्वर झा से, ये भी मसला हल हो गया। उसके बाद मधुकांत को याद पड़ा हाथ की कलाई पर वो जो घड़ी पहने हुआ था वो ससुराल से मिला हुआ घड़ी था, तो वही घड़ी पहनकर ससुराल जाना तो ठीक नहीं है। तो घड़ी तो वो सोचा जो मेरा एक दोस्त है सुरेश जिसके पास अच्छी डिजाइन की घड़ी है, तो वह सुरेश के पास जाता है और कहता है तुम एक दिन के लिए अपना घड़ी मुझे दे दो, मतलब अदला बदली कर लो, मेरा घड़ी तुम ले लो और तुम अपना घड़ी मुझे दे दो। तो मतलब सुरेश से एक घड़ी ले लेता है, ये भी मसला हल हो जाता है। उसके बाद मधुकांत सोचता है ससुराल तो जाएंगे लेकिन अगर एक ग्राम फोन हो जाए ना तो सही होगा, क्योंकि जब मैं ससुराल जाऊंगा तो वहाँ गाना बजाऊंगा, अगर ग्राम फोन नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मतलब मजा ही नहीं आएगा। तो ग्राम फोन किससे लेता है, वृंदावन बिहारी से ग्राम फोन लेता है और मतलब उसे वृंदावन बिहारी को जाकर मधुकांत बोलता है जो मेरे भतीजा का तकरीब है और तुम मुझे कुछ दिनों के लिए तुम अपना ग्राम फोन मुझे दे दो। तो वृंदावन बिहारी बोलता है
जो ले लो, लेकिन इसे चार्ज में लगा देना, और तुमको जो गाना पसंद होगा, मतलब जितना भी अच्छे-अच्छे अंग्रेजी गाना होगा तुम उसमें रिकॉर्ड कर लेना। तो मधुकांत एकदम खुश हो जाता है और ले लेता है, वृंदावन बिहारी से ग्रामोफोन ले लेता है और उसमें बहुत ही अंग्रेजी गाने वो उसमें डाल लेता है, मतलब भरा लेता है। और वो सोचता है जब मेरे पास तो सब कुछ है, और न उसका सारू रहता है नडवार वाला, वो तो कुछ नहीं लेकर आएगा, फिर उसके यहाँ पर कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। जितनी भी सालिया होगी, सरोज होगी, सब तो मेरे पास ही आएगी। इसके ये जो मधुकांत रहता है, इसके मधुकांत के सालियों का नाम रहता है चमेली, अनारकली, चंद्रकला, और एक सरोज का नाम रहता है मालिदा वाली। तो ये सब मधुकांत की सालियाँ रहती है। तो यह मतलब सोचता है जो मेरे पास तो सब चीज है, कौन जाएगा नडवार वाला के पास, कौन जाएगा? ये सब मतलब अपने ख्वाब में यह खोया रहता है। उसके बाद मधुकांत सोचता है जो ससुराल तो जाएंगे, इसके लिए मतलब वो क्या करता है, मुंह हाथ धोने के लिए ये साबुन ले लेता है और टूथ ब्रश ले लेता है। यह सोचता है जो जब मैं ससुराल जाऊंगा तो वहाँ की खादमा यानी नौकरानी मेरे लिए दातुन लेकर आएगी, तो मैं उसे कहूंगा यू सैली गर्ल, गमवार लड़की, ब्रश लाओ, मतलब वो अपने अंग्रेजी स्टाइल में बोलेगा। ये सब वो सोचता है, ब्रश लाओ, मैं दातुन से मुंह नहीं धोता हूँ, ये सोचता है। उसके बाद वो भी ले लेता है। उसके बाद मधुकांत सोचता है जो ससुराल जाएंगे तो वैसे ही तो नहीं जाएंगे, उसके लिए कोई तोहफा होना नहीं चाहिए। तो मधुकांत सोचता है हम तो नडवार वाला के तरह तो नहीं है जो खीर पूरी ले जाएंगे, हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ले जाएंगे ससुराल। तो मधुकांत क्या करता है, मधुकांत जलेबी, मिठाई, चॉकलेट ये सब ले लेता है। उसके बाद मधुकांत ये भी ले लेता है। उसके बाद ये लेने के बाद मधुकांत खाने के लिए कांटा छुरी ले लेता है। सोचता है मैं वहां जाऊंगा तो सब मुझे हाथ से कहेगी खाने के लिए, तो वो कांटे वाला छुरी ले लेता है। ये भी ले लेता है, सारी सामान को वो ले लेता है। उसके बाद वो सारी सामान को लेकर और एक कोठरी में बंद हो जाता है, मतलब हॉस्टल का ही एक कमरा रहता है, उसमें वो बंद हो जाता है और अपने ससुराल के ख्वाब में खो जाता है। वो बहुत सारी बातें सोचने लगता है, जो ससुराल जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ससुराल एक बाग है, वहाँ बहुत सारी सालियाँ रहेगी, सब मुझसे बातें करेगी, बहुत सारी बात मधुकांत सोचने लगता है। और वो सोचता है जो जब सारी सालियाँ हमसे बात करेगी तो मेरी सास बोलेगी तुम लोग सिर्फ बातें करेगी, बातें में ही वक्त बिताएगी, दामाद जी को कुछ खाने के लिए भी तो दोगी। तो वो सब मुझे दस्तरखान लगाकर खाने के लिए देगी, तो मैं उसे बोलूंगा जो मैं इस पर नहीं खाता हूँ, मैं डेस्क लगाकर खाता हूँ। ये सब सारी बातें मतलब सोचने लगता है, ससुराल जाएंगे तो 4 दिन में ही मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, कैसे होली खेलना है, बहुत सारी बातें मधुकांत सोचने लगता है। उसके बाद सारी सामान को मतलब सारी सामान को पूरा कमरा में मतलब बिखरा देता है, बिखरा कर, और मतलब सारा जितना जो पैकेट और अतर और सब खरीद लेता, सभी को बिखरा कर वो एकदम कमरा जो रहता है एकदम जगमगा जाता है और वो एकदम ख्वाब में ही खो जाता है, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद यह सोचने लगता है। सोचने के बाद हॉस्टल के सुप्रीडेंट जीवछ लाल दास आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तो मधुकांत क्या करता है, जल्दी जल्दी सारी सामान को ढक देता है, सारी सामान को ढक कर, और उसके बाद वो दरवाजा खोलता है तो हॉस्टल के सुप्रीडेंट जीवछ लाल दास बोलते हैं मधुकांत को, सुना है तुम्हारी माँ बीमार है, उसको क्या हुआ है? तो मधुकांत बोलता है उसके आंख के अंदर जख्म हो गया है। तो जीवछ लाल दास बोलते हैं तब तो तुम्हें सुबह की ट्रेन से ही जाना होगा। तो मधुकांत बोलता है यस सर। उसके बाद जब जीवछ लाल दास चले जाते हैं तो मधुकांत क्या करता है, फिर एक बार कबाड़ बंद करके और वो फिर एक बार ससुराल की दुनिया में खो जाता है।
और सोचने लगता है मेरी सालिया ये कहेगी, फिर नडवार वाला देहाती जो है इसके पास कौन जाएगा, ये करेंगे, ऐसे रंग खेलेंगे। फिर एक बार ससुराल के दुनिया में खो जाता है। उसके बाद खोने के बाद वो फिर सुबह होती है तो उसके बाद क्या करता है मधुकांत, अपनी दाढ़ी बना लेता है एकदम अंग्रेजी स्टाइल की तरह, एकदम टोप लगा लेता है, टोपी पहन लेता है, सूटकेस पहन लेता है, एकदम अंग्रेजी स्टाइल में बन जाए, एकदम देखने से लगता है अंग्रेजिया बाबू है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या है, अंग्रेजिया बाबू। एकदम एकदम अंग्रेजिया बाबू की तरह बन जाता है। और क्या करता है, मतलब ग्राम सेवक यानी कि वार्ड सर्वेंट से कहकर और एक मटका दही कहता है जमा देने के लिए, एकदम जतरा बनाकर वो ससुराल जाएगा। दही जमा लेता है, एक जग में एक जग पानी ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, पूरा सज कर और वो आईना के पास खड़ा हो जाता है और देखता है, फिर ससुराल की दुनिया में खो जाता है। मधुकांत सोचता है जब मैं जाऊंगा ससुराल, जब चल कर जाऊंगा तो वहाँ की सारी औरतें मुझे देखेगी और बोलेगी जे ये कौन साहब लोग आ रहे हैं। तो कोई लड़कियां बोलेगी यह फूल बाबू के दामाद है, यह बहुत ही ऊंचे पद पर है। मतलब मधुकांत के ससुर का नाम क्या रहता है, फूल बाबू, याद रखिएगा, जो ऊंचे पद पर है। ये सब सोचेगी, मतलब ससुराल की दुनिया में कोई ये अपने आप के मतलब सोचता है जो हम अंग्रेजिया बाबू है, सभी बच्चे मुझे देखकर डर जाएंगे। उसके बाद मधुकांत एकदम तैयार होकर अंग्रेजी स्टाइल में एकदम बन जाता है और पढ़ने के बाद वो वहां से मतलब रक्षा पकड़ता है स्टेशन जाने के लिए, और रक्षा पर सारी सामान को वो लाद लेता है। जो मटका में दही जमाए रहता है, जमाए हुए वार्ड सर्वेंट से कहकर वो दही ले लेता है, ग्रामफोन, सूटकेस, सभी सामान को उस पर लाद लेता है। लादने के बाद वो स्टेशन जाता है, और स्टेशन जाने के बाद वो वहां से ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद वो 11 बजे घोघडिया स्टेशन पर उतरता है। 11 बजे कहाँ उतरता है, घोघडिया स्टेशन। ये याद रखिएगा स्टेशन का नाम, क्योंकि 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दी गई है। जो अफसाना अंग्रेजिया बाबू में स्टेशन का नाम क्या है, तो घोघडिया स्टेशन। तो 11 बजे में घोघडिया स्टेशन पर उतर जाता है। उसके बाद घोघडिया स्टेशन पर उतरने के बाद मतलब यह 11 बजे ही उतर जाता है, तो यह सोचता है जो मतलब दिन में ही ससुराल जाना सही नहीं है। और मतलब ये एक यक्का बान रहता है, इसमें एक किरदार यक्का बान, जिसका नाम रहता है झमेली साव। यक्का का मतलब होता है टमटम। टमटम आप लोग देखे होंगे, टमटम। तो टमटम वाले का नाम क्या रहता है, झमेली साव। तो झमेली साव बोलते हैं जो यहाँ से मतलब कम ही दूर है आपका ससुराल, मैं 2 बजे तक ससुराल पहुंचा देंगे आपको। तो मधुकांत खुश नहीं होता है, यह बात सोचकर मधुकांत खुश नहीं होता है। मधुकांत सोचता है जो मतलब दिन में ही ससुराल जाना सही नहीं होगा, मतलब अगर मैं रात को ससुराल जाऊंगा तो मजा आएगा और दिन में मजा नहीं आएगा। तो मधुकांत खुश नहीं होता है। वो क्या करता है, यक्का बान झमेली साव को लालच देता है, कुछ पैसे दे देता है, नाश्ता पानी करा देता है। तो यह झमेली साव मान जाता है। यह कहता है मैं शाम में जाएंगे, शाम के समय में मतलब जाएंगे 5 बजे में मैं ससुराल जाएंगे। तो झमेली साहब मान जाते हैं। मान जाने के बाद जब 5 बजता है तो सारी सामान को मधुकांत क्या करता है, यक्का पर यानी टमटम पर लाद लेता है, ग्रामफोन उस पर रख लेता है, सूटकेस रख लेता है, और जो भी सामान रहता है सबको रख लेता है। अटता है नहीं, मतलब किसी तरह एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद मधुकांत भी उस पर किसी तरह बैठ जाता है। बैठने के बाद घोड़ा मतलब घोड़ा कहता है चलने के लिए, घोड़ा चलता ही नहीं है। उसके बाद एक चाबुक मारता है घोड़ा को। एक चाबुक मारने के बाद घोड़ा एक डेग चलता है। फिर मारता है 3 चाबुक, तो घोड़ा क्या करता है 4 डेग पीछे आ जाता है। 4 डेग पीछे आ जाता है, एकदम आस्ते आस्ते चलता है। तो मधुकांत सोचता है मतलब इस तरह चलने में तो 1 कोस भी हम नहीं जा सकेंगे, किस तरह ससुराल जाएंगे, ससुराल ही रह जाएगा।
तो वो मतलब टमटम नहीं चलता है। घोड़ा एकदम थका हुआ रहता है, क्योंकि घोड़ा 6 घंटे से भूखा कड़ा धूप में बैठा रहता है, तो किस तरह वो चलेगा, एकदम भूखे प्यासे बैठा रहता है घोड़ा, चलता ही नहीं है। तो मधुकांत जो है बोलता है झमेली साहब यक्का बान को बोलता है लगाइए 4 चाबुक। तो क्या करता है झमेली साहब 4 चाबुक मतलब घोड़े को लगाता है, कि घोड़ा इतना रेसी चलता है कि मतलब वो जो रास्ता रहता है ना मधुकांत के ससुराल जाने का, वो रास्ता सही नहीं रहता है, बहुत ही कीचड़ रहता है। तो वो घोड़ा क्या करता है, इतना रेस दौड़ता है कि क्या करता है, टूट कर, वो बहुत ही थका हुआ घोड़ा रहता है, वो टमटम टूट जाता है और क्या करता है, एक गड्ढा रहता है, उस गड्ढे में उनट जाता है। पहले मधुकांत उनटता है, उस गड्ढे में गिरता है, मधुकांत के ऊपर मधुकांत का ग्रामफोन, उसके ऊपर यक्का बान झमेली साव, और झमेली साव के ऊपर मतलब रहता है टमटम, यानी यक्का रहता है, उसके ऊपर यक्का। और यह नक्शा मतलब 2-3 मिनट तक चलता ही रहता है। उसके बाद क्या करता है, झमेली साव किसी तरह उस गड्ढे से ऊपर आता है, गड्ढा में पानी रहता है, बहुत सारा कीचड़ रहता है, किसी तरह झमेली साव गड्ढे के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद झमेली साव मधुकांत को भी गड्ढे में से खींचता है। उसके बाद जो भी सामान रहता है वो तो टूट फूट जाता है, पूरा एकदम सामान खराब हो जाता है। तो फिर झमेली साव सारा जो सामान रहता है उसको निकालते हैं। उसके बाद मधुकांत क्या करता है, जो एक टॉर्च लेकर, और वो क्या करता है, केस को खोल कर देखता है, तो सारा सामान जितना रहता है सब एकदम टूट फूट जाता है, और कपड़ा जो रहता है वो रंगीन हो जाता है, अतर जितना जो रहता है एकदम रंगीन हो जाता है। तो मधुकांत सोचता है कैसा मेरा किस्मत है, जो मैं सामान सब ससुराल ले जाने के लिए खरीदा था वो सब सभी खराब हो गया, यह सोचने लगा। उसके बाद क्या किया, यक्का बान झमेली साव अपने घोड़े को खोजने के लिए जाने लगा। उसका घोड़ा भाग गया था, तो जाने लगा। तो ये मधुकांत क्या किया, बोला इडियट इडियट, तुम इधर सुनो, उधर क्यों जाता है, इधर सुनो। तो ये झमेली साव को वो क्या करता है, बुलाता है, तो कहता है तुमने मेरा 500 रुपये का नुकसान किया है, तुमको मैं थाना ले जाऊंगा और तुम पर हर्जाना केस करूंगा। मधुकांत बोलता है। तो झमेली साहब बोलते हैं हाँ ठीक है, ले चलिए, मैंने जानबूझकर तो ये नहीं किया हूँ, मुझे ले चलिए। तो झमेली साहब को क्या करते हैं मधुकांत, मतलब थाना ले जाने के लिए बोलते हैं, चलने के लिए। तो फिर मधुकांत बोलते हैं झमेली साहब को, जो जो है तुम मेरा सामान उठाओ, ग्रामफोन और सूटकेस जो रहता है वो उठाकर ले चलो। तो झमेली साहब को गुस्सा आ जाता है। झमेली साहब बोलता है मैं तो कुली नहीं हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जो मैं तुम्हारा सामान उठाकर ले जाऊंगा। तो मधुकांत को भी गुस्सा आता है। मधुकांत क्या करता है, झमेली साहब को एक चाटा लगाता है कि झमेली साहब यक्का बान जो रहता है इसको भी बहुत गुस्सा आ जाता है। जब क्या करता है, मधुकांत का कॉलर पकड़ लेता है, एकदम टायर लगा के अंग्रेजी स्टाइल में रहता है, हत्था में तो मतलब वो गड्ढा में गिर जाता है तो खराब हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी स्टाइल में रहता है। क्या करता है, झमेली साहब उसका गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ने के बाद क्या करता है, झमेली साहब उसका गर्दन दबा देता है। अब मधुकांत तो चिल्ला भी तो नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर कोई गांव नहीं था, वो मतलब चुप ही रहा, चिल्लाया नहीं था। कोई सुन लेता तो उसका मतलब बेइज्जती हो जाता मधुकांत का। तो ये झमेली साहब उसका गर्दन पकड़कर और चित उल्टा दिए, वो गिर गए। गिरकर और मधुकांत क्या हुआ, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ये झमेली साहब अपना घोड़ा खोजने के लिए फरार हो गया, और मधुकांत बेहोश ही रहा। जब मधुकांत को होश आया तो मधुकांत देखा टोप, जो अंग्रेजी टोप पहने हुआ था वो सब गिरा हुआ था, टूटा फूटा सारा सामान एकदम खराब हुआ था। वो सोचा अब कैसे मैं जाऊंगा ससुराल भी तो नहीं जा सकता हूँ, मतलब सोचने लगा। फिर यह मधुकांत सोचा, लेकिन यह ठीक है जो ये हादसा किसी ने देखा नहीं, मेरे ससुराल का आदमी अगर देख लेता तो क्या होता। इतना ही में एक आवाज आई। वो आवाज किसका था, नटवार वाला का। किसका आवाज था,
नटवार वाला यानी मधुकांत के सारू का आवाज था। तो क्या क्या मधुकांत, सड़क था, सड़क के किनारे में एक रहर का पेड़ था, रहर का पेड़ था। मधुकांत क्या क्या वो रहर के खेत में जाकर छुप गया, जो एकदम घना हिस्सा था वहां पर जाकर मधुकांत छुप गया। छुपने के बाद ये नटवार वाला आया आया तो वो देखा सड़क के किनारे में सारा सामान गिरा हुआ है, और वो जो यक्का था, यक्का का एक पहिया टूटा हुआ है। तो नटवार वाला सोचा, नटवार वाला के साथ एक चेला था जिसका नाम था भरिया। 2 आदमी था जो आया था खोजने के लिए अपने सारू मधुकांत को। तो वो नटवार वाला बोला ये किसका सामान है, लगता है कोई मुसाफिर जा रहा था उसका सामान छूट गया है, मतलब वो गया है नदी की तरफ। तो कसकर आवाज लगाया, नटवार वाला बोला भरिया को जो आवाज लगाओ कसकर, जिसका सामान होगा ले जाएगा। वो जोर जोर से आवाज लगाया, कोई नहीं आया। तो फिर वो सोचा मैं कुछ देर यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन आता है सामान लेने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। फिर ये नटवार वाला सोचा कहीं ये सामान तो मधुकांत का ही तो नहीं है। ये बात बोलने पर मधुकांत डर गया, वो और मतलब रहर के खेत में एकदम छुप कर बैठा हुआ था। तो फिर नटवार वाला को नजर पड़ा सूटकेस पर एंझा लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एंझा। और मधुकांत का तो नाम था मधुकांत झा। तो नटवार वाला बोला नहीं, ये उसका मधुकांत का सामान नहीं है, क्योंकि इस पर एंझा लिखा हुआ है। तो मधुकांत को थोड़ा जान में जान आया, जो अब मेरा नाम नहीं आएगा। उसके बाद कुछ देर देख लेता है, टाइम देखने के बाद कोई नहीं आता है। उसके बाद नटवा वाला बोलता है और जो भरिया को, जो तुम एक बार और जोर से चिल्लाओ, जो कोई है आसपास में। वो फिर चिल्लाता है किसका सामान है, किसका सामान है, कोई नहीं आता है। तो नटवार वाला क्या कहता है भरिया को, जो ये सामान ले लो, कोई यहाँ पर है ही नहीं, भगवान ने मुझे ये सामान दी है तो मैं ले जाता हूँ। यह क्या करता है नटवार वाला, मतलब यक्का पर यानी टमटम पर ही क्या करता है, सारा सामान को लाद लेता है, लाद कर अपने घर ले जाता है। यह अफसाना यहीं पर खत्म हो गई। इसमें जो किरदार है ये सबका नाम याद रखिएगा। यह अफसाना से आप लोगों को यही सीख मिली, जो दूसरे को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। अगर दूसरे को बेवकूफ समझिएगा तो खुद ही बेवकूफ बन जाइएगा। जिस तरह यह मधुकांत अपने आप को बेवकूफ समझा और इसका ख्वाब चकना चूरी हो गया। जो ख्वाब में सोचता था वो ख्वाब इसका चकना चूर हो गया। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि मेरा आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।